हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के रह गए टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे और वहां से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उस चीज को समझना है। तो ऑल यू गाइज रेडी? तो एक बार फोड़ो यार, चलो अपना पेन कॉपी निकाल लेना। हम जल्दी जल्दी आज पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, ठीक है, बट सिंपली सारे चीज को अपन देखते हुए चलेंगे। ओके, ऑल यू राइट रेडी? एक बार कैमरा सेट कर लिया जाए। ओके, आई थिंक सो गुड। हाँ चलो, तो अब देखो, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक में आता है वो क्वेश्चन क्या है हमारा टॉपिक। एक बार फटाक से उसको रिपीट कर देते हैं और जो नए स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं उनको भी एक बार अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमारा मेन टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें अपन करने जाने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एनालिसिस जो आपके हो सकता है एग्जाम्स में आ जाए। अब इसमें अपन इसका पार्ट 2 है यार, मतलब ये इससे पहले भी अपन ने एक पार्ट कर रखा है जिसमें अपन ने इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए मॉडल से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है। आज अपन 3 टॉपिक्स मेजर उठाएंगे, एक तो एचजीपी, एक लैकेप्रोन और एक जेनेटिक कोड उठा लेंगे और एक अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब टोटल 4 टॉपिक भाई, ठीक है। सिंपल बोलूं तो 4 टॉपिक उठा लेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करा जाए यार इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट अभी। ओके, तो अपन इसमें क्या 10 इयर्स के क्वेश्चन लेंगे। 3 टॉपिक्स रहेंगे, ऑल इंडिया, उसके बाद दिल्ली और तीसरा रहेगा फॉरेन, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर दिया, कई नए बच्चे आए होंगे तो उनको दिक्कत ना आए। अब यहाँ पास ओके जी, इस चीज़ को थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि एक बार प्रैक्टिस करना पड़ता है ना यार चीज़ों को, ओके, पढ़ाने से पहले। चलो, सब कुछ चल रहा है सही कि नहीं लिख के। अब देखो हमारा जो यहाँ पास क्वेश्चन क्या है, ये बेसिकली क्वेश्चन उठाया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ऊपर। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके वो सारे के सारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही होने वाले हैं और उससे कितने क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं उस चीज का अपन एक शॉर्ट टर्म रिकैप लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, फिर इसके बाद आप देखोगे तो 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, फिर अपने पास ये सारे के सारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही क्वेश्चन आए हुए थे। और ये मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो एक बेदम बेहतरीन लेवल में क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं अभी के लिए करवाऊं, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक से हट गया है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 2019 में एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया था तो इसको मैं थोड़ा सा भी नहीं ले रहा हूं, आखिरी में ले लूंगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन से देखना चालू करो, ठीक है। क्या है, चलो देखो, एक्सपेंड वीएनटीआर एंड डिस्क्राइब इट्स रोल्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वीएनटीआर का क्या होता है और दूसरी बात इसका रोल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। वीएनटीआर बेसिकली है क्या, कोई बता सकता है? हाँ सर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स, यानी एक तरीके से एक डीएनए में कितने सीक्वेंसिंग पैरेंट और ऑफस्प्रिंग में रिपीट हो रहे हैं उनके क्रोमोसोम्स में, ये वीएनटीआर बताता है। लिस्ट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कोई 2 एप्लीकेशंस टेक्निक्स बताओ जो अपने को देखने को मिलता है। तो अपन इसे देख लेंगे यार, ठीक है। लेट्स सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आओ तो देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां थोड़ा जूम कर लेता हूं, ओके। अब देखो, अ नंबर ऑफ पैसेंजर्स वेयर सर्वली बर्न्ट और रिकॉग्नाइजेशन ड्यूरिंग अ ट्रेन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट पे क्या हुआ, बहुत सारे पेशेंट्स इस तरीके से बन हो गए कि भाई मतलब खत्म तो हो ही गए पर इस तरीके से बन हो गए कि आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे। नेम एंड डिस्क्राइब द मॉडर्न टेक्निक दैट कैन बी हेल्प टू हैंड ओवर दिस डेड बॉडीज टू देयर रिलेटिव्स को अगर डेड बॉडी देना है तो हम कैसे किसी का भी डेड बॉडी किसी को तो नहीं दे सकते, जिसका डेड बॉडी है उसकी के परिवार वाले ले जाएंगे, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो भाई, 2017 में दिल्ली में आया था, फिर दिल्ली में यही क्वेश्चन 2015 में आया था। एक ईयर के गैप में क्वेश्चन सेम टू सेम है। फॉलोइंग आर दी कोलेशंस ऑफ 2 ट्रेन, 2 ट्रेन टकरा गई। फिर इसमें क्या हुआ कि एक लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स खत्म हो गए, ठीक है। और इस पैसेंजर जो खत्म हुए अब देखो किल्ड हो हुए, अब उनके रिलेटिव्स को फिर से बॉडी हैंड ओवर करना है। सेम क्वेश्चन है भाई, नो। अब इसके बाद यही देखो ऑल इंडिया में आया हुआ था। अगर आप क्या बोल रहा था कि ऑल इंडिया के क्वेश्चंस दिल्ली में आते हैं, दिल्ली के क्वेश्चन ऑल इंडिया में आते हैं, तो देखो ये क्वेश्चन इतना तगड़ा था कि दिल्ली में दे दिया भाई, और वो भी एक बार नहीं 2-2 साल दिया है, ठीक है। अब ये देखो सर्वेंटली एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। हाँ, एक सर्वर एक्सीडेंट हुआ। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए डेड बॉडी, बस सेम टू सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का है। फिर ये देखो ऑल इंडिया 2013 में भी यही क्वेश्चन आया,
तो ये क्वेश्चन का जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की लाइफ से रिलेटेड है। कोविड पेंडेमिक जैसे केसेस पे भी इस जो अपन ने रिसेंटली पास आउट किया भाई उससे निकले हैं। तो उस टॉपिक को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि इस साल हो सकता है अगर इस तरीके का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया तो भाई ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब अपने को समझना है कि क्या ये क्वेश्चन किस प्रकार से आंसरिंग करें इसको। ठीक, अब सिंपल से समझते हैं। तो सबसे पहले अब इसी प्रकार से और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आया हुआ है इस प्रकार से। ओके, लेट मी अरेंज दिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम एक सीवियर एक्सीडेंट की तरह मुझे लग रहा है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लूं क्योंकि पीडीएफ आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं। हाँ, लेट्स सी। ओके, बराबर। तो आप देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सैटेलाइट डीएनए इन अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आप एक तरीके से देखो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से 3 या 4 लेवल्स के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग इन ह्यूमन जीनोम, स्टेट द रोल ऑफ वीएनटीआर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखो वीएनटीआर एक इंपॉर्टेंट है, यही बस टॉपिक है जो रिपीट हुआ है, बाकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हर बार अलग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप नेक्स्ट टॉपिक भी उठाओगे तो ये देखिए आपके एक आइडेंटिफिकेशन वाला दिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ABCDE एंड F, डीएनए आइसोलेट किए गए, फिर इस तरीके के कुछ प्रोसीजर्स मिला। तो हर बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं। वीएनटीआर बस एक है जो मुझे लग रहा है ये रिपीट हो रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डन नेम आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन सैंपल्स दैट कैन बी यूज एज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 2 सैंपल्स यूज किए जा सकते हैं। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हर एक चीज बॉडी का यूज किया जा सकता है, इवन अ डेड सेल भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसका एक सेल भी हेरिटेबल रहता है, मतलब उसकी जो जेनेटिक्स रहते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट ही रहते हैं। ठीक है, मेंशन एनी 2 सिचुएशंस व्हेन अ टेक्निक इज यूजफुल। एक तो देखो सबसे पहले ये टेक्निक कब यूजफुल है, क्राइम सीन्स को सस्पेंस करने के लिए की। ठीक है, और दूसरा अगर डिस्प्यूट आ रहा है कि कौन पेरेंट है उस चीज के बारे में मालूम करने के लिए। तीसरा अपन इसका अगर मॉडर्न टेक्निक ले लेते हैं देन ये आपका एक प्रकार से फॉरेंसिक एप्लीकेशंस पे भी काफी यूजफुल है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। आप देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन एक और आया है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। इस चीज को तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाना, दैट्स योर पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये बेसिक क्यों है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब भी करते हैं तो ऐसा तो नहीं रहता भाई हमें एक क्राइम सीन से एक सैंपल मिला, मान लेते हैं ये एक सेल मिला। ठीक है, ओके। अब ये जो सेल है ये तो एक ही है ना। अब मान लो हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये चीज खराब हो जाए, ये सेल खराब हो जाए भाई, तो एट द एंड दिक्कत होने ही वाली है। तो उसकी पॉलीमॉर्फिज्म करना तो जरूरी है कि अगर सेल जो मिला, इस सेल से जो डीएनए निकल के आया या क्रोमोसोम निकल के आया, उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर ली जाए। अब मल्टीपल कॉपीज रहेगी तो ये तो सेटिस्फाइंग रहेगा भाई, अगर ये सैंपल खराब हुआ तो हमारे पास इसकी मल्टीपल कॉपीज हैं। तो एक बेसिक है भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि हम एज अ नो गॉड नहीं है। चलो ठीक है, ज्यादा अपन धार्मिक नहीं होंगे। मेंशन द केस ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इस चीज को समझाना है, सिंपल सा किस प्रकार से होता है। और एक और इसी में क्वेश्चन है, ये देखो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2010 में जो है। नेम एंड डिस्क्राइब द टेक्निक दैट विल बी हेल्प इन सॉल्विंग द केस ऑफ पैटर्नरी डिस्प्यूट ओवर अ कस्टम ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 2 डिफरेंट फैमिलीज। देखो एक चाइल्ड है, 2 डिफरेंट फैमिलीज है, अब बता रहे भैया ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, तो कैसे पता करेंगे? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता कर लो भाई इसका जीन किस पेरेंट के साथ मैच कर रहा है मेजरली। तो ये पूरा सिंपल सा तरीका है। अब अपन एक एक बार सभी का आंसर देखते चलते हैं। हाँ, मैंने पहले वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, उस चीज को भी मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके। अभी देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को अलग से लगा था कि इसलिए मैंने इसको हटा दिया था शुरू में। अ वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ अ टिश्यूज और इवन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड कैन बी डिटरमाइन अ पैटर्नरी, प्रोवाइड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू दिस सब्जेक्ट। मतलब इसके बारे में एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो कि कैसे एक छोटा सा सैंपल भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मदद कर सकता है, यानी पहचानने में मदद कर सकता है। तो अब एक एक करके जल्दी जल्दी इन सभी का आंसर समझते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे अपन। ओके, तो जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसी को समझेंगे। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ऊपर से एक बार मैं स्मूथ में ले लूंगा। ठीक है, ओके, दैट्स योर आंसर 24। अब देखो
ये वाला जैसे क्वेश्चन है, तो हमें बताया था कि एक इवन अ सेल हो या इवन अ ब्लड का एक ड्रॉप हो, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, सबसे पहले ये समझो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा बेसिस है जिसपे अपन पेंटेनेटरी को पहचान सकते हैं एक डिस्प्यूट के केस में, अगर कोई दिक्कत आ रहा है, मतलब कोई कंफ्यूजन है उस केस में। अब ये टेक्निक डिस्टिंग्विश कर सकती है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, इवन अ सिंगल स्पीसीज, इवन अ सिंगल पीस ऑफ डीएनए से भी, ठीक है, सॉरी बोल दिया, डीएनए नहीं होगा, सेल होगा। अब देखो स्पीसीज के केस में यूज करते हैं। तो डीएनए सबसे पहले केस क्या रहता है कि हम सेल से डीएनए को आइसोलेट करें, उसकी एम्प्लीफिकेशन करें। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना। फिर ठीक है, ये लिखा भी है मिनी कॉपीज। अब इसके बाद इसको कैसे किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का टर्म है पीसीआर रिएक्शन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी जब अपन पढ़ेंगे तो समय अपन इस चीज को डिटेल में है, सारे टॉपिक्स अपन डिटेल में पहले ही कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक डिस्टर्ब आए तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा इस टॉपिक का, ठीक है। तो पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं हम चीजों की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करते हैं। फॉर डीएनए होता है, डीएनए के लिए किया जाता है, ठीक है। एम्प्लीफाइड डीएनए मतलब मल्टीपल कॉपीड क्रिएटेड डीएनए की एक छोटी सी कॉपी उठाएंगे, फर्दर हम उसे डिटेक्ट करेंगे, यूज करने के मतलब डिटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे कि पेरेंट और चिल्ड्रंस के बीच में किसका जेनेटिक्स मैच कर रहा है। यानी अगर इसे सिंपल बोले तो पेरेंट का डीएनए इज इक्वल्स टू चिल्ड्रन का डीएनए। अब ये देखो, ये है पेरेंट और ये है चाइल्ड। अब देखो, पेरेंट के डीएनए और चाइल्ड के डीएनए में एक बेसिक चीज आपको समझ के चलना है कि चाहे पेरेंट का डीएनए हो या चाइल्ड का डीएनए हो, उनमें जेनेटिक फ्रेमिंग एक जैसे, क्योंकि यहीं पास से चीजें तो बच्चे में इनहेरिटेट हुआ होगा, ठीक है, इनहेरिटेटेड हुआ होगा। इनहेरिटेटेड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फ्लो हो, उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं या इनहेरिटेटेड बोलते हैं। तो पेरेंट से ही तो चाइल्ड में जा रही है इंफॉर्मेशन, तो जो इसकी इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, डीएनए के फॉर्म में, ठीक है, आरएनए के फॉर्म में। तो जो डीएनए टू डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ, ये इंफॉर्मेशन भी तो सेम होगा ना। हाँ, अगर ये चीज सेम है भाई, दैट्स मीन सिंपल सा कि पेरेंट और चाइल्ड में जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होगी वो बहुत हद तक मैच करेगी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, बट माइन्यूट वेरिएशंस होते हैं, दैट जो कि बेसिक है आपके इवोल्यूशन के लिए। तो ये चीजें समझ आई आपको, ठीक है। आप देखो, तो सिंपल से हम यहां तक कवर कर लिए थे कि अब बिकॉज डीएनए एक सैंपल जो एम्प्लीफाइड किया गया था, वो उसकी बहुत सारी कॉपीज क्रिएट की गई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। स्मॉल सैंपल्स ऑफ टिश्यूज और इवन अ ड्रॉप भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जा सकता है कि भैया कौन बच्चे का बाप है, कौन बच्चे की महतारी है, ठीक है। इस चीज को सिंपल सी बात पे समझ आई। तो सिंपल वे भी यही समझा है जो अपन ने यहां पास आपको एक्सप्लेन करके समझाया है कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है। इसमें ये पीसीआर वगैरह समझा दिया है, थोड़ा सा आपको ऐड कर लेना है तो आपको ये सिंपल सा टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा वहां पास था वो क्या था, जैसे यहाँ डायरेक्टली 3 पेज पे चलते हैं, ठीक है। एक्सपेंड VNTR एंड डिस्क्राइब इट्स रोल्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका क्या रोल आता है, उस चीज को डिस्क्राइब करो। तो देखो, इसको सिंपल सा समझ लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, फालतू नो ऑफ यूज। अब देखो, VNTR क्या है, VNTR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडरम रिपीट्स, और ये एक प्रकार के क्या होते हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइडिक रिपीट्स होते हैं डीएनए में। मतलब डीएनए की सीक्वेंसिंग में कुछ छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं जो बहुत टाइम तक क्या हुए हो भाई साहब, रिपीट हुए हों, ठीक है। उसी को अपन शॉर्ट टेंडरम रिपीट बोलते हैं। इसमें देखो ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडरम रिपीट, साम सा नाम से भी समझा रहा है। अब दीज आर हाईली स्पेसिफिक, ये चीजें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं भाई, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बोलोगे तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। ओके जी, सॉरी बेबी, सॉरी, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में बहुत हद तक होती है। अब ये VNTR का रोल क्या है फिंगरप्रिंटिंग में, इस चीज को समझते हैं। तो ये एक प्रोब मार्कर्स की तरह काम करते हैं। व्हाट इज प्रोब मार्कर? प्रोब मार्कर का मतलब होता है एक आइडेंटिफायर की तरह काम करते हैं। प्रोब मार्कर वही है जो आइडेंटिफाई करने में मदद करे, मार्कर्स की तरह काम करते हैं। टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स में या डिफरेंट इंडिविजुअल्स में किस प्रकार की चीजें हो रही है उस चीज को, मतलब दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जेनेटिक्स को समझने में मदद करते हैं,
ठीक है। एक्सेप्ट, ये इंफॉर्मेशन लिखना हमेशा याद रखना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये चीज़ें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस से, देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस कब क्रिएट होते हैं भैया? एक ही सेमिनेशन हो, एक ही टाइम में क्या होता है, उसमें कोइटस होता है, मतलब एक ही टाइम में सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और उसमें 2 बच्चे होते हैं, यानी 2 बेबीज फॉर्म होती हैं। अब 2 बेबी एट अ टाइम फॉर्म हो रही हैं, मतलब जो ओवम है और दूसरा स्पर्म है, इसकी स्पर्म की स्पेलिंग गलत है, इसकी जो जेनेटिक मैपिंग है ना, वो काफ़ी हद तक भाई साहब क्या होगी, मैच करेगी। अब मैच करेगी तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये ओवम और स्पर्म में कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है भाई साहब, ये चीज़ आप समझो, ठीक है। क्योंकि ये एक ही बार में 2 बच्चे वाला केस है, तो ज़्यादा चेंजेस हो ही नहीं पाया, ठीक है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें नई ऐड ही नहीं हो पाई। तो इस कारण से मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का थोड़ा सा केस समझ आने में, क्योंकि उसमें VNTR दोनों ही बच्चों में सेम आ जाता है, तो दिक्कत करता है, बहुत हद तक मैचिंग रहता है। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप ये मत समझना कि 99% मैचिंग, इस प्रकार से नहीं। देखो इसमें क्या रहता है, 95% बच्चे का और फादर का मैच कर रहा है जेनेटिक्स, इस प्रकार से अपन बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ मैचिंग होती है, एकदम 100 to 100 एक्यूरेसी नहीं है भाई, ठीक है। 100 to 100 जैसे आपको बायो में मार्क्स मिलने वाले हैं, हम और आप मिलके पढ़ रहे हैं जो। अब दूसरा था, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन भागते हैं, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। अब फर्दर 5-10 मिनट में टॉपिक पूरा खत्म कर दूंगा मैं। एप्लीकेशंस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, ये याद रख लेना, ठीक है। देखो एक तो रियल जेनेटिक मदर फादर ये सब आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, और दूसरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक यूजफुल होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ क्राइम और लीगल प्रोस्पेक्टिव्स को या प्रोस्टिट्यूट को समझने के लिए, ठीक है। वो थोड़ा गलत हो गया वर्ड, प्रोस्टिट्यूट गलत, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को अगर चाहो तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा एक इसी पे वो बन वाला क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा था, तो उसको मैं करा देता हूँ। ओके, रीवा से हाँ सही है ना, धनिया लेके आई है। 05। अब देखो ये एक तो ये सैटेलाइट डीएनए का क्या यूज़ है, ये वाला भी क्वेश्चन अपन भी देख लेंगे। उसके अलावा मुझे एक क्वेश्चन इसमें ये वाला पसंद आया था, ठीक है। 28 वाला आंसर देखते हैं। अब देखो सिंपल सा, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हम विक्टिम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें केमिकल, देखो द केमिकल्स स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए एग्जैक्टली सारे के सारे ह्यूमंस में 99.9% सेम होते हैं। सिंपल सा सिर्फ वेरिएशन किस में आता है, ओनली 0.1% में आता है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में, ठीक है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो कि एक यूनिक फीचर बनाता है जेनेटिक को एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। आप देखो इस पर टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो टेक्निक की अगर बात किया जाए तो क्या है, सबसे पहले इस पर टेक्निक आता है, एक तो डीएनए को आइसोलेशन करना भैया, सबसे पहले जो जिसके ऊपर शक है उससे एक डीएनए तो उठाओ, फिर इसके बाद उस डीएनए की हम करते हैं सेकेंड बात एम्प्लीफिकेशन कर दो। एम्प्लीफिकेशन मतलब मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना, फिर डाइजेशन होता है, मतलब अब डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना होता है। अब इसके बाद जैसे ही डीएनए एक स्पेसिफिक लोकेशन से आप काट लोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर का अपन यूज करते हैं, ये बायोटेक में आप इसे इन डिटेल पढ़ोगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट, मतलब डीएनए को सबसे पहले, इसको सिंपल सा वे में बोलूं तो डीएनए जो हमारे पास है उसको हम सबसे पहले कट करेंगे, ठीक है। और ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये डाइजेशन से होगा, ठीक है। डाइजेशन कैसे हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करके। अब जो हमारे पास मान लेते इतना कट पीस ऑफ डीएनए आया, अब इसको छोटे छोटे पीस में कट करेंगे, ऐसे छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करेंगे। अब छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई साहब, कि आप इसके छोटे छोटे पीस क्रिएट कर लो। तो उसको करने के लिए हम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसीजर यूज करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो फ्रैगमेंट्स हमने कट कर रखा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, वो फ्रैगमेंट्स अपनी साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट हो जाते हैं। कैसे, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर में हम सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो हम क्या यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें चार्ज डिफरेंस के कारण ये चीजें अलग हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज भी अपने को इसमें प्रोवाइड करना पड़ता है। इल्यूजन वगैरह एक टॉपिक है। इसके बाद इथीडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, फॉलोड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन देते हैं, फिर अपना वो दिखता है ऑरेंज कलर का ब्राइट मस्त सा बैंड। हाँ भैया डीएनए दिख गया, फिर उसको अपन बाहर निकालेंगे प्रोसेस को इल्यूशन बोलते हैं। फिर उसको बाहर सेपरेट करके नायलॉन के पीस में रखेंगे, नायलॉन के कपड़े में रखेंगे, फिर उस पर अपन एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसके ऊपर पीसीआर करेंगे। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अभी जो बताया, उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करो। मल्टीपल कॉपीज जैसे ही क्रिएट हो जाती हैं तो फिर अपन नेक्स्ट प्रोसीजर कर सकते हैं। बस यही चीज यहाँ लिखी गई है। जैसे कि एक तो आ जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, फिर आपका यहाँ बूथिंग आ जाएगा। ठीक है, बूथिंग मतलब होता है ट्रांसफर करना डीएनए फ्रेगमेंट्स को। ये देखो नाइलोन एंड नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन्स के एक मतलब पीस में। ठीक है, अब इसके बाद वहाँ पास से हम नेक्स्ट प्रोसीजर में हाइब्रिडाइजेशन जैसे टॉपिक्स, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें हम VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ जो टेंडर रिपीट्स उसके स्मॉलर सेगमेंट्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट निकालने के लिए कि भैया इसका VNTR कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, मतलब उससे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम टू सेम दिख रहे हैं एक प्रकार से। ये मतलब कितने नंबर्स ऑफ रिपीट्स हैं, अगर मैं सिंपल से बोलूँ कितने रिपीट्स आ रहे हैं, वो सिंपल सा। फिर ऑटो रेडियोग्राफी होती है, फर्दर हम उसके ऊपर एक स्कैन करते हैं, जैसे फोटोकॉपी से स्कैन करते हैं उसी प्रकार से रहता है। स्कैन करते ही अपने को दिखता है कि एक आउटलाइन आ जाता है अपने पास मेजरली कंप्यूटर स्क्रीन पे कि इस प्रकार से ये अगर पेरेंट का है तो बच्चे में अगर इसी प्रकार की है, देखो लाइनिंग ज़्यादातर मैच की है तो वो पता चल जाएगा। और अगर नॉन पेरेंटियल होगा तो उसके क्या देखो कोई छोटी कोई बड़ी इस प्रकार की नॉन मैच होगी। ये दोनों ज़्यादातर मैच कर रही हैं, हाँ भैया यही है, खत्म कहानी। ओके, अब देखो इसको जूम आउट करते हैं सबसे पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्निफिकेंस ऑफ सैटेलाइट डीएनए इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट डीएनए का क्या सिग्निफिकेंट। देखो दो प्रकार के सैटेलाइट डीएनए होते हैं, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मिनी सैटेलाइट। हम जो बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर मिनी सैटेलाइट होता है। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट लेंथ जो होता है डीएनए के, उसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मदद करता है। वो जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। आप इसे थोड़ा सा डिटेल में अपने से पढ़ लियो। ठीक है, अपन आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं यार, एट द एंड समय बिल्कुल नहीं है। आप और टॉपिक्स को देख लेना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो मैं बोल रहा था ना, ये वाला क्वेश्चन कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको मैं सिंपल से यही समझा देता हूँ। देखो अगर जो हमारे पास बच्चा है, इसको थोड़ा सा हाँ सही है। अब मान लेते हैं कोई वहाँ पास एक डेड बॉडी है, A B C फिर D फिर E इस प्रकार से है। अब एक पेरेंट मतलब एक फैमिली आती है, मान लेते हैं 1। अब ये बोल रही है कि इन सभी में से कौन है उसके परिवार का। अब वो सबकी बॉडी जल चुकी है भाई, कुछ पता नहीं चल रहा है कौन है इसके परिवार का। ठीक है, तो अब कैसे पता करेंगे, 1 कैसे पता करेगा कि इसके जो परिवार का सगा संबंधी था ये कौन है। तो सिंपल सा इसके लिए आप देखो क्या यूज करेगा वो बंदा। ठीक है, कि हम ये इसके परिवार का है, मतलब इन सभी में से कोई एक ना एक है जो इसके परिवार का है, हाँ फैमिली का है। अब अगर इसके फैमिली का है मतलब इसका रिलेटिव है, हाँ सर रिलेटिव है। यानी इसकी जो जेनेटिक फ्रेमिंग होगी, वो इन सभी में से किसी की जेनेटिक फ्रेमिंग की ही जैसी होगी। हाँ 99.9% सबकी सेम होती है, पर 0.1% तो अलग होती है। वही 0.1% के बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, किसी भी हर बॉडी से क्या करेंगे, एक सेल उठाएंगे, यहाँ से एक सेल, यहाँ से एक सेल, यहाँ से एक सेल, यहाँ से एक सेल और यहाँ से एक सेल उठाए। ठीक है, अब सेल उठाने के बाद हम इसमें थोड़ी सी कुछ पुछ करेंगे। ठीक है, जैसे सेल उठ गया, अब सेल उठाने के बाद हम इससे भी, इसकी बॉडी से भी एक सेल लेंगे। अब हम देखेंगे कि किसमें टेंडरम रिपीट्स यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैक्स टू मैक्स ज़्यादा मैच खाती है। वही पूरा प्रोसेस है आइसोलेशन वगैरह का। बट मैं देखा सिंपल से बता रहा हूँ, दोनों का सेल उठाएंगे। ठीक है, ये क्या उठाया, एक सेल उठाया, यहाँ से भी एक सेल उठाया। अब इस सेल्स को हम सिंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से यूज करके मैचिंग कर लेंगे कि किसका जेनेटिक मेकअप ज़्यादातर मैच कर रहा है, वही उसके परिवार का है, ले जा भाई। ठीक है, हो गया, सत करिए कर्म करियो अच्छे से। तो इस टॉपिक से मेजरली अगर देखा जाए तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, एनालिसिस आखिरी में दूंगा, अभी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।
ठीक है वही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है एक बार कोई बोलेगा? HGP, ठीक है, HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आज मैं पानी लेके नहीं बैठा यार, 2 मिनट पानी ले लिया जाए। ओके, आई एम हियर भाई, देख रहा हूं सबको। ओके जी, नाउ आई एम फीलिंग गुड। इसको रख लेता हूँ यहीं, आगे काम आएगा। आज बॉटल लेकर नहीं बैठा यार, बॉटल स्टूडियो में छोड़िए, आज थोड़ा पीसी वाले स्टूडियो पे आ गए हैं, ठीक है। यहीं पास आप पढ़ाता हूँ क्योंकि लैपटॉप भाई लेकर के चल दिया है, तो अब स्टूडियो में बनता नहीं है, वहाँ कंप्यूटर कहाँ सेट करूँगा, ठीक है। तो क्योंकि पूरा बोर्ड वोर्ड सब भाग जाएगा यार, तो उसका भी टेंशन है, ग्रीन स्क्रीन वगैरह का भी थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, तो उधर रहने दो भाई, अपन पीसी वाले स्टूडियो पे ही आ गए। यहाँ पास मस्त है भाई, ठीक है, ढाका लग रहा है। हाँ ओके, सब कुछ बढ़िया, उठाया जाए, आगे बढ़ें। चलो, हमारे पास अब मेजर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, HGP थोड़ा सा अच्छा है, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं, बाकी और टॉपिक्स उतना नहीं आए हैं, पर ठीक है, HGP अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। HGP इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने हिसाब से अगर बोलूँगा कोई टॉपिक है इस आज के वीडियो का, तो दैट्स योर HGP। व्हाट इज HGP? HGP मतलब होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट US डिपार्टमेंट कर रहा था, उस समय उसने बहुत ज़्यादा पैसे इसके लिए, करीब 9 बिलियन US डॉलर, मतलब आपके हिसाब से अगर देखा जाए 1990s में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो आज का थोड़ा वैल्यूएशन वगैरह भी लगाया जाए तो आज उसकी करीब करीब वैल्यू हो गई होगी 80,000 करोड़। इट्स ह्यूज अमाउंट भाई। चलो ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो अपने पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक क्वेश्चन आता है, ओहो सॉरी गलत चीज़ उठा लिया, मार्कर। हाँ, एक्सपेंड BAC एंड YAC, बैक्टीरियल एक्टिवेटेड क्रोमोसोम, ठीक है, और ईस्ट एक्टिवेटेड क्रोमोसोम, एंड व्हाट आर दे, ये क्या होते हैं, ये चीज़ हमने अभी बता दिया, एंड इनका पर्पस क्या है कि इनको अपन यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन ये है। अब इसी क्वेश्चन को आप देखोगे कि लिस्ट 2 मैथोलॉजी विच वेयर इन्वॉल्व इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी 2 मैथोलॉजी थी जो यूज़ की गई थी? एक तो EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, जो चीज़ें है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ESTs किया गया था और ऐसे किया गया था। सीक्वेंस एनोटेशन, दैट्स योर लिख दूँ क्या? वैसे तो आंसर में लिखा रहेगा सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, और एक होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। अब ये दोनों है कि अगर सिंपल बेस में भी अगर आप समझोगे तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में अपन ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि भैया कितने RNA हैं, मतलब कितने जीन्स हैं जो एज अ RNA की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, सिंपल से ये बोल सकते हो, ठीक है। कितने जीन्स हैं जिनमें RNA एज अ मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपका EST यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, यानी कितने जीन ऐसे हैं जो एज अ RNA एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। अब सीक्वेंस एंड नोटेशन यानी ऐसे मतलब क्या था कि इस पे अपन बेसिकली थोड़ा एडवांस ले रहे थे, BAC YAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। हम इस पे सिंपल सा अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं कि सीक्वेंस एंड नोटेशन का क्या मतलब था, तो सबसे पहले हम DNA की फ्रेमिंग समझ रहे थे, मतलब कि जो हमारे पास DNA है वो किस तरीके से, मतलब सबसे पहले तो हमें DNA आइडेंटिफाई करना था इस वाले में, और आइडेंटिफाई करने के बाद एक मेजर चीज समझना था कि उस DNA का मेजर रोल क्या है, यानी उसका क्या काम है। ये सीक्वेंस एनोटेशन है, यानी सबसे पहले तो एक फ्रेमिंग क्रिएट करो, यानी फ्रेमिंग असाइन करो, और उस असाइन किए गए फ्रेमिंग से ये समझो कि उसका काम क्या है। खत्म यार, बस इतना सा ही काम था आपका सीक्वेंस एनोटेशन में। अब वैसे इसको अपन डिटेल में देख लेना आप, इसका मैं फुल डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ। आपने को अभी क्वेश्चन समझना है कि किस प्रकार के आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यही क्वेश्चन भी अच्छा है। राइट एनी 3 गोल्स इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के 3 गोल क्या थे? सोशल, इथिकल, इशू। एलिजा ध्यान है ना, इथिकल, लीगल, सोशल, इशू, ठीक है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ये किया गया था कि भाई इन लोग समझें कि जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए किया गया था। दूसरा बायो इंफॉर्मेटिव्स,
बायो इन्फॉर्मेटिव की फील्ड को इनरिच करने के लिए, क्योंकि बायो में इंफॉर्मेशन लगभग कितना भी कर लो डाल दो कम ही रहेगी, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए किया गया था। और तीसरा जो मेजर काम था, हमें आइडेंटिफाई करना था जीन्स, मतलब जो डिफरेंट डिसीजेस होती हैं, डिसऑर्डर्स, DIS ऑर्डर्स होते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सके, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया था। बहुत सारी और चीज़ें हैं, ठीक है, पर ये मेजर 3-4 चीज़ें हैं। उसके अलावा अपन कैसे डिफरेंट जेनेटिक्स चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने बहुत सारे जेनेटिक चीज़ें क्रिएट किए हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ कर दिए, जैसे ब्रिंजल के लिए वेराइटी क्रिएट की हो बॉय, ठीक है। बीटी टॉक्सिन वाला आपने पढ़ा है, बीटी कॉटन, जैसे एक तो कॉटन होता है, अब कॉटन खुद का ही बचाव कैसे करेगा, तो भैया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से उससे एक बेहतरीन से इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे हम कोई भी प्लांट होता है उसका एक आर्टिफिशियल चीज क्रिएट कर देते हैं, मतलब एक प्लांट है उसकी और वेराइटीज, जैसे हमारे पास राइस थी, हमने इसकी अपडेट वेराइटी गोल्डन राइस क्रिएट की। दैट्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही एक इंफॉर्मेशन है, एक एप्लीकेशन है। ओके जी, नेक्स्ट। तो उसके 3-4 पॉइंट्स को आप समझा देना, विच है। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स और विच वन हैज़ अ फ्यूएस्ट जीन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स कौन सा है, तो सबसे पहले डिस्ट्रोफिन याद रखो, एक ही है सिंपल सा आंसर, ठीक है, आप इसका याद रखोगे डिस्ट्रोफिन। थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बदी है, डिस्ट्रोफिन डिस्ट्रोफिन डिस्ट्रोफिन। और इसके बाद किसके पास सबसे फ्यूएस्ट जीन होता है, तो आपका शायद क्रोमोसोम 1 है, नहीं क्रोमोसोम फर्स्ट के पास तो सबसे ज़्यादा होता है, क्रोमोसोम X के पास है, ठीक है, ओके, करीब 239 वगैरह ऐसे पास है कुछ वैल्यू। चलो देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं यहाँ अपनी आंसर आपको मैं दे दूंगा PDF में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लियो। कौन सा क्वेश्चन, 37। ये देखो 1.4 बिलियन बेसिस होते हैं, लोकेशंस होते हैं, जैसे SNPs होता है। अच्छा, SNP यानी ऐसे सीक्वेंसेस जो सिंगल न्यूक्लियोटाइडिक पॉलीमॉर्फिज्म करते हों, ठीक है, हाई डिग्री। ये थोड़ा क्वेश्चन में पोजीशन, अच्छा ये सेकंड पॉइंट का समझा रहा है, पहले पॉइंट के आंसर कौन से बोलते हैं, पहले पॉइंट के आंसर नंबर 6 पे चले जाओ, चलो वो नहीं है, ठीक है, तो अपन तो ये ठीक है, एक बार देख लेना इसको। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, वही है SNP का क्या सिग्निफिकेंट रोल है, इस चीज़ को अपन जूम करते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। देखो SNPs क्या होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइडिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मतलब ऐसे कुछ बेसिस जो एक ही हो, तो हर एक ह्यूमन में। तो अब देखो सिंस सीक्वेंस हैव हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, अब बहुत ज़्यादा उनमें हाई पॉलीमॉर्फिज्म की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब इसी कारण से अपन DNA फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं। अब सिंपल सा अगर मैं इसे सिंपल वे में समझा दूं तो SNP क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइडिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक ऐसा उस औजार है या अस्त्र है जो अपन VNTR बार बार बोल रहे थे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट, उसी का ही डिटेल वर्जन SNP है। SNP ही सिंगल न्यूक्लियोटाइडिक पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसी का अपन फर्दर यूज करते हैं हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म को आइडेंटिफाई के प्रोसीजर्स में, या जिसी को अपन DNA फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं उस प्रोसीजर में, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो एक DNA का है तो अब कुछ पॉइंट्स पे SNPs के होंगी, SNPs मतलब कुछ ऐसे बेसिस होंगे जो बार बार नहीं है, जैसे यहाँ कुछ SNP हो गए, यहाँ कुछ SNP हो गए, बहुत कम SNPs होती हैं हमारी बॉडीज में, ठीक है। अब जो ये SNP है, यही SNP आपके पेरेंट्स में भी होंगी। अब यही चीज़ अगर पेरेंट्स में भी है भाई साहब, तो आप देखोगे कि ये SNP और ये SNP सेम टू सेम है। तो अगर अपन ये सेल उठाते हैं, मान लेते हैं फर्दर ये किसी एक सेल में, तो ये सेल्स में दोनों में पेरेंट और बच्चे के सेल्स पे ये चीज़ें होंगी। अब अगर दोनों को मैचिंग करेंगे तो मैक्स टू मैक्स हमें देखने को मिलेगा कि ये SNP इसमें भी है, ये SNP इसमें भी है, और ये SNP बहुत ज़्यादा पेरेंटियल होती है, बहुत ज़्यादा हाई डिग्री होती है, मतलब बहुत एक रिलेटिव्स में ही प्रेजेंट होती है। तो अपन इसे एक बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हैं। खत्म यार, समझ आई चीजें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो GP से एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, BAC एंड YAC को समझाओ, बैक्टीरियल एंड एक्टिवेटेड क्रोमोसोम का उनका यूज़ करने का पर्पस क्या है, फर्दर इनका यूज़ किया जाता है देखो चीज़ों को ग्रो करने के लिए,
ठीक है। बैक्टीरियल, अब देखो एक तरीके से बैक्टीरियल एक्टिवेटेड क्रोमोसोम्स क्या किए थे, चीज़ों को ट्रांसफर करना है एक से दूसरे में, तो हम BAC एंड YAC का यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि मान लेते हैं हमने ह्यूमन से एक सेल लिया, सेल से एक जीन लिया, जीन से एक DNA लिया, DNA को आइसोलेट किया। अब आइसोलेट करके दूसरे जगह पर ग्रो करना है तो कहाँ ग्रो करें? अब से किसी दूसरे ह्यूमंस में ग्रो करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। बैक्टीरिया में ग्रो करो, ई कोलाई में ग्रो करो, जिसमें 20 मिनट्स में ही अपने को एक जनरेशन देखने को मिल जाता है, तो आसान पड़ेगा यार, ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ किया गया था। सिंपल सी बात है, समझ आई यार चीज़ें। हाँ, मैं देसी लुक में बैठे जा रहा हूँ, खाली तो है यार, कोई तो नहीं है। चलो 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 चलो, अब ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म। अब एक बार म्यूज़िक करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करके। हम अपने क्लास में, सबको मालूम है, हम अपने क्लास में एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे इसे एंजॉय करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे छुप छुप के हंसते हैं, काफ़ी सारे हंसते रहते हैं मेरे डांस को देख करके। पर अपने को ये डांस तो करना ही होगा, ठीक है, करना ही होगा। ओके, बड़ा वाला M लगाऊंगा। चलो ठीक है, खत्म। अभी म्यूजिक खत्म हो चुका है। अब देखो से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं फटाक से, जेनेटिक कोड्स। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले अपने को समझना है हाउ मेनी कोड, सबसे पहले इससे क्या क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो प्रीवियस जो टॉपिक्स अपन ने कवर किया था पार्ट 1, वहाँ देखोगे कि एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था, पर ये वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, पर टॉपिक एक है। तो आप टॉपिक पे इधर ध्यान दोगे, उधर चाहो तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो टॉपिक था उस पर क्वेश्चन पे भी ध्यान दे सकते थे। पर यहाँ मेजरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से कि टॉपिक पढ़ लो यार, 2-3 ही तो टॉपिक पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर वो टॉपिक पढ़ लिए तो मेजरली कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। टॉपिक मैंने पढ़ा भी रखा है, एक बार उसको आप देख लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो जेनेटिक कोड से एक क्वेश्चन आया हुआ है, बढ़िया सा है, मस्त सा तगड़ा। हाउ मेनी कोडॉन्स कोड फॉर एमिनो एसिड एंड हाउ मेनी आर अनेबल टू डू सो। इन कितने कोडॉन्स हैं जो एमिनो एसिड्स के लिए कोड कर सकते हैं और कितने नहीं। सिंपल सा भाई, ये तो बच्चों को मालूम रहता है क्वेश्चन का आंसर। कितने हैं भैया, हमारे पास टोटल 64 कोडॉन्स हैं, ठीक है। 64 कोडॉन्स में अगर मैं बोलता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 61 कोड कर सकते हैं एमिनो एसिड्स के लिए या प्रोटीन के लिए। बोलो, चलो एमिनो एसिड्स बोलो। एमिनो एसिड क्या होता है, छोटा फॉर्म होता है, ब्रेक्ड फॉर्म होता है एसिड्स का। और बाकी जो बचे अपने पास 3 नॉन कोडिंग होते हैं, मतलब नॉन कोडिंग वाले होते हैं, ये कभी भी कोड नहीं कर सकते। तो जैसे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो जो कोडॉन्स कोड कर सकते हैं वो मेजरली क्या है कि 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे, और जो नॉन कोडिंग होता है वो जनरली स्टॉप के लिए कोड करते हैं, मतलब ट्रांसलेशन को अगर रोकना है तो उस चीज़ के लिए कोड करेंगे। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, वाई आर कोड सेड टू बी आर डीजनरेटेड एंड अनएम्बिशियस, क्यों बोला जाता है। तो डीजनरेटेड क्यों बोला जाता है कि भाई वो, क्योंकि देखो कोड्स को आप ऐसे तो नहीं पढ़ सकते भैया, ठीक है। कोर्स का मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि हम एक सीक्वेंस इतना पढ़े, अब इसमें से मन नहीं कर रहा है, ऐसा सीक्वेंस है DNA का, अरे मन नहीं कर रहा मैं सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन बेस, ऐसे तो नहीं होगा, आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। तो कोर्स डीजनरेट हो देते हैं, ठीक है। अगर आप कोर्स को तोड़ोगे भी ना, जैसे मैं AUG को तोड़ता हूँ तो ये मिथायोनिन के लिए ही कोड करेगा, तो मिथायोनिन के लिए ही कोड करेगा, ठीक है। मतलब इसका अगर मैं 2 को लेना चाहूँ तो ये कभी काम नहीं करेगा, दैट्स योर डीजनरेटेड, मतलब इसे आप फर्दर और तोड़ नहीं सकते हो।
अब अनएम्बिशियस का मतलब क्या होता है कि जो कोड जिसके लिए कोड कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ का मतलब होता है कि अगर AUG हम सिंपल से ले लेते हैं, तो AUG मिथायोनिन के लिए कोड कर रहा है, तो ये लाइफ टाइम मिथायोनिन के लिए कोड करेगा। आप बैक्टीरिया से लेकर के एक एलिफेंट तक में चले जाओ, सब में यही चीज़ होगा, ठीक है। AUG का डबल प्रोसीजर होता है, वैसे स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करेगा। जैसे यू ये किसके लिए, फिनाइल एनालिन के लिए, फिनाइल एनालिन के लिए कोड करता है, ठीक है। इसके बाद UUA जैसे हो गया, ये भी फिनाइल एनालिन के लिए कोड करेगा, ठीक है। फिर अपन इसके लिए पूरा एक ट्रिक भी मैं तैयार किया था, फाल्गुनियन ल्यूसी लव आइसक्रीम मिक्स विद वेनिला टारगेरियस स्टॉप हिजगर एज लीजा एक्सपेक्टेड। तो अगर ये वाला आपको ट्रिक चाहिए तो भैया एक बार कमेंट करियो, तो बना के हम दे देंगे भैया आपको भी। ये मैं अपने लिए यूज़ करता था, अपने नीट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जब नीट के क्वेश्चन अपन कराते थे स्टूडेंट्स को उस समय के लिए, और बाकी अपने बोर्ड्स में मैंने भी यूज़ किया था, तो उस समय से ये मेरे पास ट्रिक है। आप चाहो तो मैं बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट भागते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार रीड करो आप लोग। हाँ, व्हाट आर जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड्स आर बेसिकली ऐसे कोड्स होंगे, ठीक है। सिंपल से जेनेटिक कोड को अगर मैं वन वर्ड में आइडेंटिफाई करूं तो ये 3 न्यूक्लियोटाइडिक के पेयर्स हो, 3 न्यूक्लियोटाइडिक पेयर होते हैं, ठीक है। 3, अच्छी राइटिंग तो आज मैं बना के ही रखूंगा इसको लिखने के लिए। 3 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड के पेयरिंग को अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं। सिंपल से जेनेटिक कोड को अगर आप इस तरीके से भी लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? जेनेटिक कोड इज बेसिकली आ इंफॉर्मेशन जो कि प्रोटीन बनाने के लिए यूज की जा सकती है या पॉलीपेप्टाइड्स की कोडिंग के लिए यूज की जा सकती है। दैट्स योर जेनेटिक कोड। सिंपल से समझ आया। या 3 न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स बोलो, सबसे आसानी है। तो मेरे को ये पसंद है भाई, एकदम सिंपल वर्ड्स रहता है, अच्छा भी लगता है और सुंदर सा, अच्छा टिकाऊ, बढ़िया ब्रांड, बढ़िया, वाह। इसके अलावा एक और इसी में टॉपिक आ रहा है आपका, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। ये चीज़ें क्या एक्सप्लेन करना है? डीजेनरेटेड कोड्स, वही एम्बिशियस कोड, यूनिवर्सल कोड, इनिशिएटर कोडॉन्स। इनिशिएटर कोडॉन क्या होता है? स्टार्ट कोडॉन, AUG जो मैंने बताया। यूनिवर्सल कोड्स मतलब होता है कि जो चीज़ें यूनिवर्सल हो, मतलब अगर AUG मिथायोनिन के लिए कोड कर रहा है तो मिथायोनिन के लिए क्या कोड करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात समझ आई? ओके, नाउ स्टेट दी कंडीशन। अब देखो सिंपल से यही क्वेश्चन को फिर से यहाँ रिपीट कर दिया गया है, वही चीज़ें यूनिवर्सल वगैरह। ये देखो ये चीज़ें सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो 2040 में ऑल इंडिया में आया, उससे पहले ये फॉरेन में आया था, फॉरेन का क्वेश्चन ऑल इंडिया में रिपीट हो गया। अब यहीं पास इसी क्वेश्चन को देखो, ये 2011 में, मतलब सबसे पहले तो इंडिया में आया, ऑल इंडिया में आया, फिर फॉरेन वाले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने लिए यूज़ किया अगले साल, फिर कुछ सालों बाद ऑल इंडिया वालों ने वापस इस क्वेश्चन को दे दिया। तो आप देखो कि क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इस टॉपिक में। तो आपकी जेनेटिक कोड्स में अच्छा है कि क्वेश्चंस नए नहीं बन रहे हैं, यहाँ रिपीट हो रहे हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देखोगे तो ये डीजेनरेटेड, एम्बिशियस, सॉरी एम्बिगुइनियस, वो वर्ड बोलते नहीं बनता मेरे से, तो वो देखो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन इसमें आ रहा है, अच्छी बात है, हमें बार बार समझने की जरूरत नहीं है। गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन अ पर्टिकुलर mRNA एंड अमीनो एसिड कोड फॉर इट। अब ये देखो ये पूरा का पूरा है। राइट द प्रॉपर्टी, अब ये इतने की ये चीज़ों के लिए कोड कर रहा है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड दैट कैन एंड कैन नॉट बी को रिलेटेड फ्रॉम द अबव डाटा। अच्छा, इस डाटे को देखो, ये जो आपको दिया गया है ये ठीक है, इस डाटा को देखो, ये वाले को, और इसको देखने के बाद एक चीज़ मेरे को बताओ कि क्या ये चीज़ें यहाँ पास कोड की जा सकती हैं? मतलब इसका कोड ये, तो आपको कोडिंग पूरा याद होना चाहिए। जैसे यू दैट्स योर फिनाइल एनानिल के लिए कोड करता है, आई नो, दैट्स गुड। मैं भी बहुत लंबे समय बाद ये वाला टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है। यू कोड करेगा। फिर AUG मिथायोनिन के लिए कोड करता है। फिर UUC अभी अपन देख लेते हैं, फिनाइल एनानिल के लिए ही बोल रहा है। तो जैसे यू और फिर इधर से यू, फिर UCAG। अब देख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा अपना ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यू अब देखो ये वाला यू 2 ठोक लग गया, फिर इधर साइड भी यू लग जाएगा। फिनाइल एनालिन, ओके, यू फिर ए फिनाइल एनालिन, क्या है? नहीं है। फिर UUC फिनाइल एनालिन, यस ये भी सही है। फिर इसके बाद ये GAG के लिए बोल रहा है, ग्लू के लिए कोड करेगा। तो देखो ग्लू क्या था? टारगेरियस स्टॉप हिज गर्ल एज लीजा एक्सपेक्टेड थ्रू ग्लू। तो UCAG, जी तो आ रहा है, ये तो सही है। अब
UCAG, जी ये भी आ रहा है, बिल्कुल सही। और UCA, यस इट्स कोड, सही है सही है। अगर मेरे से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर मेरे हिसाब से टारगेरियस स्टॉप हिज गर्ल एज लिजा एक्सपेक्टेड थ्रू, मेरा जो ट्रिक था वो 2 का था। आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा मेरे को आप इस ट्रिक को देख लेना भाई, ठीक है। मैं बना दूंगा, अब कमेंट करो या ना करो, मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। आप मतलब देखोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। इससे आपको प्रीवियस क्वेश्चन जैसे इसका एक्सप्लेनेशन देना था भैया, डीजेनरेट का क्या है, एम्बिगिनियस का क्या है, स्पीसीज का क्या है, यूनिवर्सल क्या है, इन सभी में आपको ये चीजें तो लिखनी ही पड़ेगी ना भाई, तो यूज करना पड़ेगा। कहीं पास से अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत होगा, तो वो वाले ट्रिक को आप देखना, थोड़ा सा मेहनत करना और बढ़िया से बनाना। ओके, इस वाले को मैं आगे करा दूंगा, ठीक है। बाकी ल्यूसीन, चलो ठीक है, इस चीज को अपन को देख लेंगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर यहाँ पास से चेकआउट कर लेना। वैसे क्वेश्चन कौन सा है, 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40, ये देखो यहाँ पास दिया गया है ये। तो सबसे पहले जैसे कि कोडोन ट्रिपलेट है, कोडोन इज स्पेसिफिक एंड एम्बिनियस है, जैसे कि AUG मिथायोनिन के लिए कोड कर रहा है, GAG ग्लू के लिए कोड कर रहा है, देखो सही बोला। UUA कोडोन फॉर ल्यूसिन, अब देखो ये इसके लिए कोडोन कर रहा है। ये वेलानाइन वाला ना चीज़ें गलत है, आई थिंक सो, ठीक है। UAA वेलानाइन के लिए कोड कर रहा है, आई थिंक सो ये गलत है, इसलिए इसमें लिखा भी नहीं है। कोडोन इज रीजनरेटेड, देखो सेम अमीनो एसिड्स आर कोडेड फॉर मोर देन 1 कोडोन, ठीक है। मतलब एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडोन कोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे UUU एंड UUC फिनाइल एनालिन के लिए कोड कर रहा है, ये सिंपल सी बात है। कोड इज रीड इन कंटिन्यूस मैनर में रीड किया जाता है, कभी भी पंचुएशन नहीं, जैसे U, U, इस तरीके से अपन नहीं पढ़ते हैं, हमें मालूम है। इसका जो पढ़ने का मेजर और करेक्ट वे है वो ये है कि UUA पढ़ो, U-A मत नहीं पढ़ना है, ये कॉमन बेसिस है। अब इसके बाद UAA एक टर्मिनेटिंग कोड एक एक्ट करता है टर्मिनेटिंग कोडॉन के लिए, मतलब एंडिंग के लिए। UAA स्टॉप कोडॉन, ये टर्मिनेटिंग कोडॉन का मतलब होता है स्टॉप के लिए कोड करता है। सिंपल सी बात समझ आ गई। बस ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कोडॉन्स के लिए वैलिड है, अब ये चीज़ें समझ जाओगे। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट दी कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन जेनेटिक्स। अच्छा, इसके बाद जैसे जॉर्ज कोमाओ का क्या मेजर कंट्रीब्यूशन था, सिंपल सा ये कंट्रीब्यूशन था कि सबसे पहले ये एक फिजिशियन थे जिन्होंने पहली बार, इनके बारे में बता रहा हूँ ना यहाँ पर, तो ये पहले थे बंदे जिन्होंने जेनेटिक कोडॉन्स कितने हो सकते हैं उसको बताया। देखो उन्होंने इसमें क्या यूज़ किया था, एक ऐसा प्रोसीजर होता है, जैसे कि हमें मालूम है कि कोडॉन न्यूक्लियोटाइड 3 के पेयर में रहते हैं और बेसिकली, ठीक है, 3 के पेयर में होता है। तो अगर मैं 4 का रेशियो 3 में लूँ, ठीक है, तो मैक्सिमम मेरे पास 64 कोडॉन्स आएंगे। जॉर्ज कोमाओ ने इसी बात को समझाया था, इस चीज़ को एक बेटर वे में बोलते भी हैं, एक वो मैथ वाला टर्म है 47 वेट कुड़ी दा अपन इस चीज़ को, ठीक है। ये सजेस्टेड कंट्रीब्यूशन, ये देखो 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो अगर 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करना है 3 न्यूक्लियोटाइड है, वही जो मैंने समझाया। देन वो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम समझाया, 3 कोडॉन्स हैं, देन 4 टू द पावर 3, अगर इसको लिया जाए तो करोड़ 64 कोडॉन्स ही आ जाएंगे जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए ए से अमीनो एसिड को डोनेट किया जाता है के लिए कोड करेंगे। खत्म यार, बेटर वे में। जॉर्ज कोमाओ के बाद हरगोविंद खुराना आते हैं। ये भाई साहब ने पहली बार ये दिखाया था कि भैया RNA की सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, दुनिया को पहली बार करके दिखाया था प्रैक्टिकली, ठीक है। मार्सेल्स नाइनबर्ग, इनका थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूज़न है, ये चीज़ क्या किए थे यार, ठीक है। ओके, थोड़ा नीचे चलते हैं, आप इनका देख लियो। ओके, मार्सेल ने पहला सेल फ्री सिस्टम दिया था, अच्छा, कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे किया जा सकता है, उसके लिए सेल फ्री सिस्टम इन्होंने ही पहली बार क्रिएट किया था। ओके, इसके बाद आता है सर्वैरो ने क्या किया था, इन्होंने शो किया था एक बढ़िया सी चीज़, दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक पॉलीमॉर्फिज्म कैसे। तो ये 4 साइंटिस्ट हैं, इन्हीं की मदद से हम आज जेनेटिक कोडिंग का एक बेसिक अपन समझते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है पर हट किया है, देखो जेनेटिक साइंटिस्टों की थोड़ी बातें हैं, पर यह है, पर एक ही बार आया दिल्ली 2019 में, उसके बाद नहीं आया। तो दिल्ली में आया, अगर आप ऑल इंडिया के हैं ना तो भाई इसको तैयार कर लियो, ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा तैयार कर लेना, क्योंकि ये इस पर डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, तो कम से कम आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 4 मतलब जो पॉइंट्स हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल ही जाना है, ठीक है। अब यहाँ पास इसे इंपॉर्टेंट स्टेट द इंपॉर्टेंस इन जेनेटिक कोडिंग इन प्रोटीन
प्रोटीन बायोसिंथेसिस वही चीज़ है जो ऊपर अपन ने समझाया, उसका क्या बेसिक था, मतलब ये कैसे यूज़ किया जाता है उस चीज़ को। राइट द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड एयूजी। एयूजी क्या काम करता है, अभी जस्ट मैंने वही स्टार्ट कोडॉन की तरह भी काम करता है। और दूसरी बात, इसका एक और फीचर जो आता है वो होता है मिथायोनिन के लिए, यानी मैथ के लिए कोड करना। खत्म। जेनेटिक कोड्स यूनिवर्सल होते हैं। अरे ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, ऑल इंडिया 2013, मैंने पहले बोला था ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आप ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लोगे, जो अपन मैं बोलूंगा ना किस क्वेश्चन को आप करोगे, सिंपल सा देखो 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 एक बार देखो अपन कौन सा मेजरली क्वेश्चन करोगे। कहाँ गया बे यार, हाँ आप ये वाले क्वेश्चन को मेजर कर लोगे, ठीक है, 35 को कर लेना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस प्रकार के। और आप ये जेनेटिक कोडिंग वाले को जो ट्रिक आएगा ना भाई, उसको चेकआउट कर लेना, मैं इसका लिंक कमेंट में डाल दूंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो के बाद, ठीक है। ओके, अब लैग एप्रोन आखिरी टॉपिक बच रहा है भाई, लैग एप्रोन। लैग एप्रोन चेकआउट करते हैं जल्दी जल्दी। लैग एप्रोन क्या होता है? लैग एप्रोन एक तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर को समझाता है कि एक्चुअल में वो काम कैसा करता है, ठीक है। हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में समझा कि प्रोटीन बनता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से, पर एक्चुअल में ये कैसे काम कर रहा है, इसका काम क्या है भाई, वो लैग एप्रोन समझाता है। लैग एप्रोन किस में होता है? बैक्टीरिया के केस में अपन ने समझा है, एक ई कोलाई के केस में अपन ने इस चीज को समझा है, ठीक है। बिल्ली आई क्या? क्या शुरू हुआ है? नहीं भाई, जा रहे हो? नहीं, यहाँ अच्छा रहेगा वैसे। सब्जी लेने जा रहे हो? चलना। अरे 5 मिनट रुक जाओ, खत्म होने वाला है, ये आखिरी टॉपिक ही है। पढ़ा ले 5 मिनट में हो जाएगा, फिर चल देता हूँ। तो थोड़ा सा गेट और हटा दो। तो थोड़ा बहुत घर के काम काज चलते रहते हैं, और आपको तो मालूम है हम पारिवारिक वाले हैं, हम मेरी जस्ट अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है, ठीक है। तो सब्जी भाजी सब कुछ ये काम करना पड़ता है। आगे बात करते हैं। कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया, इतना फेंका आप शायद सहन नहीं कर पाओगे। मेरी एज 39 साल का हूँ मैं, देख के नहीं लगता हूँ। फेंकने की हद पार हो रही है। आखिरी में एक आपको शायरी भी सुनाऊंगा, चलो ठीक है। अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो। बीच बीच में जो किसलिए मारता हूँ, ताकि आप लोग हंसो, और हंसते हो तो ही क्यों करते हो, फिर मैं रिंकिया के पापा गाना चला दूंगा। चलो सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटर वे में। तो लैग एप्रोन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला भैया, एक काम करो लैग एप्रोन समझाओ। तो हमने समझाया कि भैया लैग एप्रोन क्या है, कि ट्रांसलेशन के बाद के प्रोसीजर को समझाता है, यानी ट्रांसलेशन किस प्रकार से हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का एक एप्लीकेशन बेसिस को अपन बोल सकते हैं, दैट्स योर लैग एप्रोन। भाई बहुत बेसिक, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक पॉइंट में समझाया। अब मैं इसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ज्यादा एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 मतलब बहुत है इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक तो एचजीपी मैंने बोला, ये से अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से जो आ गए हैं, और दूसरा ये टॉपिक, ठीक है। चलो अभी मैं उठा रहा हूं इससे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, इस चीज को देखो। हाउ द स्ट्रक्चरल जीन्स इज एक्टिवेटेड इन लैग एप्रोन इन ई कोलाई, सेम टू सेम। लैग एप्रोन एक बार खत्म कर लो भाई, ये क्वेश्चन भी उसी का मेजर पार्ट है। फिर आप देखो 43 वाला, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लैक्टोज इज एडेड टू द ग्रोथ ऑफ ई कोलाई एंड हाउ लैग एप्रोन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इन द बैक्टीरिया। देखो सिंपल सी बात, अगर मैं लैग एप्रोन आपको सिंपल वे में बता रहा हूं, ठीक है, सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो लैग एप्रोन को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि क्या होता है कि जब लैक्टोज मीडियम में है, देखो हमारे मीडियम में दो चीजें होती है, एक तो ग्लूकोज और दूसरा लैक्टोज। मान लेते हैं हमारे मीडियम में अभी फिलहाल के लिए लैक्टोज नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये चीज नहीं है। तो अभी क्या है, ग्लूकोज है। अब जब तक सेल में ग्लूकोज है, एनर्जी है, तब तक उसे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारी बॉडी, अबे हमारी बॉडी एनर्जी कैसे स्टोर करती, वो तो लैक्टोज के फॉर्म में करती है सर। लैक्टोज में एलो लैक्टोज, लैक्टोज इनके फॉर्म में स्टोर करती है। तो इस फॉर्म में एनर्जी स्टोर की, मान लेते हैं अभी हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, एनर्जी है, पर जैसे ही मान लेते हैं एनर्जी ग्लूकोज की खत्म हो गई, मतलब सेल में, एक सेल है, फॉलोइंग सेल है, ये सेल में ग्लूकोज धीरे धीरे इसका लेवल गिर रहा है, खत्म हो गया। अब सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी भैया, काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब एनर्जी की कहां, किस फॉर्म में स्टोर है, ये लैक्टोज के फॉर्म में। तो जैसे ही ग्लूकोज खत्म, लैक्टोज का काम चालू, लैक्टोज ने अपना वर्चस्व रूप अपनाया, और लैक्टोज की जैसे ही लेवल बढ़ेगा ग्लूकोज का घटेगा। जैसे देखो एक्चुअल में लैक्टोज का लेवल बढ़ता ही नहीं है, ठीक है, हम जब एनर्जी इंटेक करते हैं तब लैक्टोज का लेवल बढ़ता है, पर ग्लूकोज का लेवल टाइम टू टाइम घटते रहता है। अब जैसे इसका घटा, ग्लूकोज लैक्टोज का बढ़ा, अब लैक्टोज का बढ़ नहीं रहा है। मैं एक्चुअल में ये बता, देखो सिंपल, एक बार दिमाग शांत रखोगे। ग्लूकोज का लेवल घटा, बॉडी ने एनर्जी यूज कर लिया, लैक्टोज को अब तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी बनाना पड़ेगा, क्योंकि लैक्टोज को अपन जब तोड़ते हैं ना, तो ये ग्लूकोज
और गैलेक्टोज में टूटता है। गैलेक्टोज को फिर से ग्लूकोज में तोड़ सकते हो, फर्दर आगे की कहानी है, पर ये दो चीजों में टूटता है अगर इसको आप तोड़ोगे। तो ये अभी अपने किस काम का, ग्लूकोज काम का है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए सबसे पहले लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा। अब लैक्टोज को अगर मुझे तोड़ना है देन लैक एप्रोन चालू करना पड़ेगा, यानी लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए मुझे बीटा ट्रांसफरेज एंजाइम, बीटा ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है, परमिएज, इसके बाद ट्रांसएसिटाइलेज, ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए मुझे ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा, यानी लैक एप्रोन चलाना पड़ेगा। यानी आपका स्विचिंग ऑन एंड ऑफ कैसी होगी, लैक्टोज की मदद से होगी। यही इंड्यूसर की तरह काम करेगा। ग्लूकोज तो भैया रिप्रेसर की तरह काम करेगा, मीडियम में जब तक रहेगा। ये ऑपरेटर रीजन पे जाकर के बाइंड हो जाएगा। अब ऑपरेटर रीजन पे बाइंड अप हो गया तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में देखते हैं। तो अगर मैं इसे सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा है, 41, ओके, चलो इसे जूम आउट करते हैं। 41, ये देखो सिंपल से यहां समझा गया। ओके, जूम करता हूं। हाँ। देखो लैक एप्रोन क्या कंसिस्ट करता है, एक ऑपरेटर कंसिस्ट करता है। थोड़ा सा अपन इसे नीचे ले जाएंगे। दैट्स ये आपका ऑपरेटर, ये वाला चीज जो है ये आपका ऑपरेटर है। फिर उसके अलावा ये क्या कंटेन करता है, एक रेगुलेटरी जीन कंटेन करता है जो आई जीन है, दैट्स योर रेगुलेटरी जीन। ये Z है, ये Y है और ये तीनों के तीनों आपके स्ट्रक्चरल जीन है। ये 3 चीजें आपको याद रखना है। अब देखो सिंपल से मैं डायग्राम से ही समझा देता हूँ जो चीजें मैंने वहां एक्सप्लेन की थी, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास रिप्रेसर mRNA रहेगा। रिप्रेसर mRNA कब बनेगा, जब ग्लूकोज मीडियम में है। अब जब ग्लूकोज मीडियम है तो रिप्रेसर mRNA बनेगा। रिप्रेसर mRNA यानी मैसेंजर mRNA है। ये एक मैसेज क्रिएट करेगा कि भाई एक काम कर, तू एक रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड कर। रिप्रेसर एक प्रोटीन का नाम है, रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड कर। ये क्या है, कौन सी प्रोटीन है, ये जो यहां बन रही है ये आपका दैट्स योर रिप्रेसर प्रोटीन। इसके लिए कोड कर। ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां से उठेगी और इस ऑपरेटर रीजन पे बाइंड अप हो जाएगी। अब देखो यहां पास बाइंड अप होगी तो ट्रांसक्रिप्शन आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। इसके आगे देखो ये अगर ये मेरे पास एक mRNA है, मैसेज है भैया मुझे बनाना है, पर ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होती है, आगे इंफॉर्मेशन को फ्लो होने ही नहीं देगा। खत्म यार कहानी। ओके, ये ग्लूकोज प्रेजेंट है तक की कहानी थी। अब मान लेते हैं ग्लूकोज खत्म हो गया गा, ग्लूकोज अब नहीं रहा मीडियम में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास एक इंड्यूसर आएगा। व्हाट इज इंड्यूसर, यही इंड्यूसर तो आपका क्या है, लैक्टोज है। ये लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करेगा। ये जाकर के रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड अप हो जाएगा। ये बाइंड अप होने के कारण रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी और ये कभी भी ऑपरेटर रीजन्स पे अब नहीं जा पाएगी। रिप्रेसर प्रोटीन अब नहीं जा पाएगी भाई। अगर नहीं जा पाई तो ये mRNA जो हमारे पास है ये आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यहाँ लैक mRNA बनाएगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, ये जरूरत है लैक्टोज को तोड़ने के लिए। एंजाइम क्या होती हैं, एक तरीके से जो चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मदद करे, तो ये एक आपको मदद करेगी। परमिएज बेसिकली करता है सेल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है कि हम कोई चीज़, देखो एक सेल में एनर्जी टूटी, मतलब हमारे मान लेते हैं एक सेल है, यहाँ के सेल में एनर्जी टूटी। अब ये एनर्जी यहाँ से यहाँ पूरे सेल्स में, यहाँ इस सेल्स में एनर्जी टूटी, अब ये सेल्स में पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी हाथ में। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एक सेल से दूसरे सेल में जब एनर्जी ट्रांसफर भी करना है तो समय सेल को परमिएबल तो बनाना पड़ेगा, मतलब उस पर पोलैरिटी तो क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए परमिएज की जरूरत पड़ेगी। खत्म भाई खत्म। इसके बाद ट्रांसएसिटाइलेज एक तरीके से आपका ट्रांसलेशन प्रोसीजर में भी मदद करेगा। फिर अपन इस प्रोसेस से देख लेंगे यार, चलो ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लैक एप्रोन है, आपने जैसा समझा। ओके, इसी तरीके से इस पे ये क्वेश्चन आया है, सिंपल से ये भी है, आइडेंटिफाई एंड नेम दी रेगुलेटरी। अच्छा, ये जो अपने बताया वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ आइडेंटिफाई करके इस पे बताते चले जाना है। ओके, कर लोगे। ये देखो ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे लैक एप्रोन से सिर्फ मेजर एक ही क्वेश्चन आएगा। आप एक काम करो, लैक एप्रोन में टॉपिक क्रिएट करो, बहुत छोटा सा टॉपिक है भाई, कर लो यार, खत्म यार खत्म ये टॉपिक। व्हाट आर एप्रोन, आर ए सेम टू सेम, ये फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लैक एप्रोन इक्वलाई, अरे वही क्वेश्चन भाई, ठीक है, पिन टैब पटक दिया भाई। ओके, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया जाए।
अब देखो राइट अ डिफरेंट लेवल इन रेगुलेटरी जीन एंड एक्सप्रेस सीक्वेंस एंड कुड बी एक्सट्रैक्टेड इन इकोलाई। देखो मेजर क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया। देखो दो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, रेगुलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कुड बी एक्सट्रैक्टेड इन यूकैरियोटिक्स में। तो देखो दो लेवल्स हैं जिस पे अपन एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो देखो एक्चुअल में इसको सिंपल से समझो तो 4 लेवल्स होते हैं, अपने को 2 लेवल समझाना है, ठीक है, 2 डिफरेंट लेवल समझाना है। देखो सबसे पहले यूकैरियोटिक्स पे 4 लेवल हैं। मैं इसे सिंपल सा कहाँ गया पेन टैप कहाँ गया, इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या क्या 4 लेवल्स हैं। ओके देखो पहला लेवल तो आपका A111, पहला लेवल तो क्या आ जाता है कि भैया हमें क्या करना है, किसी सेल में ट्रांसलेशन करने से पहले ट्रांसक्रिप्शन तो करना पड़ेगा। हाँ सबसे बढ़िया, ट्रांसक्रिप्शन तो करना पड़ेगा। एक ये लेवल हो गया ट्रांसक्रिप्शन लेवल। फिर दूसरा क्या आता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद उस पर स्प्लिसिंग करना पड़ता है, ठीक है, यानी कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस को अलग अलग करो और कोडिंग सीक्वेंस को एक साथ जोड़ो। तीसरा आता है इसका पोस्ट मॉडिफिकेशन। चौथा आता है इसका मेजर आपका चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है, ट्रांसफर, इसको ऐसे लिखो tRNA, ट्रांसफर RNA की चार्जिंग, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एक और क्या मेजर आता है, ये वाला ना जो 2 चीजें हैं वो एक में आ जाएंगी, ठीक है। आप इन दोनों चीज़ों को, कहाँ गया मेरा पेन टैब, पेंसिल, हाँ ये वाली, ये स्प्लिसिंग ना और ये मॉडिफिकेशन एक ही में आ जाएगा। ये एक ही साथ होता है ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट मॉडिफिकेशन में, स्प्लिसिंग, फिर इसके बाद मॉडिफिकेशन में क्या होता है, HNRNA में कैपिंग एंड टेलिंग होती है, ये जो कि mRNA बनाने में मदद करता है। खत्म, तो एक दोनों में ये आ जाएगा, ये दूसरा ये तीसरा आ जाएगा, ठीक है। अब एक और बचा है जिसको अपन कर बता देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल, सॉरी चौथा क्या आ जाएगा इन सभी में, दैट्स योर चार्जिंग ऑफ tRNA हो गया, ट्रांसलेशन, खत्म। तो ये 4 चीजें आ जाती है आपकी। तो इसमें से आपको सिर्फ 2 चीजें समझाना था, गिव अ लेवल सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैकेप्रोन इन स्विचिंग ऑफ एंड ऑफ। अरे भाई वही तो समझाया भाई, लैक्टोज का काम रहता है स्विच ऑन एंड ऑफ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ भाई, बहुत बकवास क्वेश्चन था, ठीक है। स्केच एंड सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ लैकेप्रोन, भाई सिंपल सी भाई ये जो बना हुआ है यही बना देना, खत्म। ओके नेक्स्ट, इस चीज़ को फिर से वही क्वेश्चन। अब ट्रांसलेशन से देखो एक्सप्लेन, अब ट्रांसलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, एक आधी क्वेश्चन है कि देखो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। 1-2 ही क्वेश्चन इससे लगभग आए हुए हैं पूरे 10 सालों में, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इससे इंपॉर्टेंट तो लैकेप्रोन है, उसको कर लियो, ठीक है। लैकेप्रोन से देखोगे ना तो 5 मार्क्स के, ये देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 47 के जितने ऊपर वाले टॉपिक है ना, मतलब क्वेश्चन आएंगे जितने आपने देखा इस पूरे वीडियो में, वो 47 से लेकर के ऊपर के जितने नंबर के वीडियो मतलब क्वेश्चन था वो सारे के सारे 5 मार्क्स के हैं। ये 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, ये नहीं है 5 मार्क्स। तो देखो 4 से 5 क्वेश्चन लैकेप्रोन में 5 मार्क्स के आ रहे हैं, तो लैकेप्रोन इज मेजर इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशन समझा दियो यार, अपन आगे ज्यादा वीडियो नहीं लेंगे। नेम द साइंटिस्ट हु पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एडेप्टर मॉलिक्यूल्स एंड कैन असिस्ट अ प्रोटीन सिंथेसिस, ये tRNA को समझा रहा है, ठीक है। तो कौन सा, फ्रांसिस क्रिक थे आई थिंक सो, हाँ नहीं हाँ उससे, ठीक है शायद, पक मेरे को थोड़ा सा फ्रांसिस थे, पर फ्रांसिस नाम था, ठीक है। ओके एग्जाम में जब कंफ्यूजन है ना मेरे तरीके से फ्रांसिस लिख के आ जाओ, खत्म, अगर फ्रांसिस पे कंफर्म हो तो ओके, ठीक है। चलो 38 देख लेते हैं यार, एक बार देख लेते हैं, बढ़िया 38 कोड़ी दब, फ्रांसिस क्रिक भाई, फ्रांसिस क्रिक लिखता भी ना तो टीचर समझ जाता, इसको याद है। चलो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मेंशन द रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस चीज़ को समझा देना, ठीक है। आखिरी के टॉपिक में मैं इसी तरीके से भागता हूँ। देखो tRNA को आपको समझाना है, ये वाला जो चीज़ें यहाँ दी गई है ना यही वाला है। देखो अगर इसे सिंपल वे में समझोगे ना तो एक तो एमिनो एसिड कंटेनिंग रहता है। अब देखो ये पूरा tRNA है, tRNA में अगर मैं सिंपल सा आपको समझाते जाता हूँ तो आपको एक बात समझ आएगी, व्हाट इज़ दैट, tRNA में अगर एक फंक्शनल tRNA क्रिएट करना है ना तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पहले इसकी चार्जिंग करनी पड़ती है। इसके लिए
एसाइल ट्रांसफर अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो टीआरएनए को चार्ज करता है और उसके ऊपर अमीनो एसिड को ब्रिंग आउट करके लेके आता है। अमीनो एसिड जो टीआरएनए का मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बट अगर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये एक इन्वर्टेड एल होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। ये कुछ पॉइंट्स है, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, इसका मेजर डिटेल वीडियो मैं डाल दूंगा। बाकी टीआरएनए से काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर ट्रांसलेशन बोलोगे तो उससे नहीं आए, टीआरएनए से क्वेश्चन आए। ये देखो ये वाले भी क्वेश्चंस पूरे टीआरएनए से आए हुआ है, क्लोवर लीफ मॉडल समझाओ, एंटीकोडॉन वगैरह वगैरह। फिर आप ऊपर में भी देखोगे तो ये अडेप्टर मॉलिक्यूल्स वगैरह, प्रोटीन सिंथेसिस टीआरएनए ही है सिर्फ, ठीक है। ये एमआरएनए टीआरएनए राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन किस तरीके से मदद करता है। देखो एमआरएनए एज ए टेम्पलेट की तरह काम करता है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए की तरह काम करता है, यानी अमीनो एसिड को लेकर के अमीनो एसिड को ए को लेकर के आता है। राइबोसोमल आरएनए को प्रोसेस को रेगुलेशन करने में मदद करता है, यानी इसकी स्पीड हो गया, या इस पे दो साइड्स होता है, एक होता है पी साइड और एक होता है ए साइड। ये पूरा का पूरा राइबोसोम एक तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो कहाँ प्रोटीन बन रही है, एमआरएनए और टीआरएनए की इंफॉर्मेशन कहाँ यूज हो रही है भाई, वो राइबोसोम में यूज हो रही है सेल के। खत्म। तो राइबोसोम एक तरीके से प्लेस की तरह काम कर रहा है, एक साइट की तरह काम कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस करने में। यही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ भी आया है, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। म्यूटेशन से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप देख लेना। व्हाट इज म्यूटेशन, क्या होता है आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। पॉइंट म्यूटेशन, इसके बाद पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, एक पॉइंट पे जब म्यूटेशन हो, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन उसे कहा जाएगा। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक नाइट्रोजनस बेसिस है, जैसे एक नाइट्रोजनस बेसिस का पूरा पेयरिंग हो, जैसे ये एंटी ये रिप्लेस हो गया, इसकी जगह जी आ गया। अब जी का कोडिंग कौन होता है, सी होता है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया। इसे एक्सप्लेन करना है आपको, ये किस तरीके से अफेक्ट करता है जेनेटिक कोडिंग में, उस चीज़ को समझा देना। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स इसको बहुत बेटर में समझ आता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया वगैरह छोटे छोटे टॉपिक्स आप नहीं, फिनाइल कीटोन्यूरिया नहीं आएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आप इस पे देख लेना। अनदर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आप इस पे समझा देगा, फ्रेंड शिफ्ट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जैसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बेस्ट एग्जांपल्स क्या जाएंगे, डाउन सिंड्रोम, के लाइन फिल्टर सिंड्रोम, और एक आ जाएगा टर्नर सिंड्रोम, तो ये आप देख लेना। ओके, बाकी आज के वीडियो में मेजर मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए उसमें से मेजर क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो अब एक इसका बेसिकली एनालिसिस मैंने बोला कराऊंगा यार, ठीक है। तो आप एक बार एनालिसिस पे चलते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। अब देखो ये सबका मेजर है, इसको प्लीज़ 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 थोड़ा ध्यान से देखना, इससे आपको समझ आएगा कि क्या मुझे पढ़ना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैं बोलूँगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो ये है, दूसरा आप लैक एप्रॉन कर लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट लैक एप्रॉन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। देखो इसमें 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हैं भाई साहब आपके, और इसमें आप देखो तो 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हैं। इसमें भी 3 मार्क्स के अच्छे 3 क्वेश्चन आ गए हैं, और ये और के क्वेश्चन है ना इसमें अच्छे लेवल के। और 5 मार्क्स के टर्म्स पे देखो आपका लैक एप्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से रिपीट हो रहा है, इस साल मैं बोल रहा हूं कि लैक एप्रॉन इज अ मेजर टॉपिक जिससे क्वेश्चन आएगा। मेरी प्रिडिक्शन तो यही कहती है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आएगा, ठीक है, इस टॉपिक से अगर बोलोगे। और हाँ, इसके अलावा अगर आप ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हो तो एक चीज, अगर पूरा ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप इस पर टीआरएनए का कहानी पढ़ लोगे, टीआरएनए की कहानी पढ़ लो, बाकी क्वेश्चन मेजर इसी से आते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बार देख लेना पूरा रफ टू रफ, ऊपर क्या क्या मैकेनिज्म है। और एचजीपी में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेना, जैसे सबसे बड़ा जीन क्या है, सबसे छोटा जीन क्या है, किसमें नंबर ऑफ कितने नंबर होते हैं, कितनी पैसे खर्च हुए थे, एचजीपी का यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या कंक्लूजन था, ह्यूमन प्रोजेक्ट क्यों किया गया था, ये चीजें देख लेना। मेजर क्वेश्चन इसी के ऊपर उठ के आए हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा है, टफ है। ऊपर आपका एक ही बेसिक है भाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सिर्फ आपको जेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि अरे दो इंसान है, अगर उनकी जेनेटिक्स सेम है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उनकी मैक्सिमम मैच करेगी। लैक एप्रॉन आप कर लेना, कोई टॉपिक करो या ना करो, लैक एप्रॉन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का थोड़ा बेसिक कर लेना, और एचजीपी को ऊपर से कर लोगे तो भी चल जाएगा। एट दी दिक्कत ज्यादा नहीं होता, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि अपन डिस्ट्रोफिन बात किए, क्रोमोसोम एक्स बात किए, क्रोमोसोम 1 बात किए, जिसके पास सबसे नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, कितना पैसा खर्च हुआ था, क्या मेन मोटिव था, ये सारी चीजें कर लोगे। ट्रांसलेशन में अपन टीआरएनए बस कर लेना, ये मेजर है। तो मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट्स और ये चीजें कर लेना, आपका मैक्स टू मैक्स हो जाएगा। जेनेटिक्स कोड से मैं कोडिंग वाला चीजें बता दूंगा यार, ठीक है। जेनेटिक कोड से आप क्या करोगे,
जेनेटिक कोड से आप देखो, इससे भी अच्छे वैसे क्वेश्चन आ गए 5 मार्क्स में। तो अपन रिस्क नहीं लेते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप सिंपल सा कुछ ना आए तो कुछ तो आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इससे जब मैंने जेनेटिक्स कोड देखा तो अपन ने उसकी पूरी एनालिसिस से सिर्फ एक बात तो निकल के आई ही है कि जेनेटिक्स कोड्स में आपके जेनेटिक्स के जो कोड्स हैं UUA, इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो। और अगर आप हो सकता है तो जो साइंटिस्ट थे ना, उनके एक्सपेरिमेंट याद कर लो। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम याद नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर साइंटिस्ट के जो उनका एक्सपेरिमेंट था, उसका क्या बेसिक था, क्या उसका कंक्लूजन निकल गया, वो याद कर लेना। बहुत हद तक आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना, बाकी PDF तो मैं दे ही देता हूँ आपको, तो पता ही है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं यार। और हाँ, आपके एटीट्यूड को देखते हुए अपन आपके लिए बढ़िया सी शायरी लिख के आए थे यार। चलो ठीक है, क्या है, अकेले आए हैं साहब, अकेले आए हैं साहब और अकेले ही फोड़ेंगे, अकेले आए हैं साहब और अकेले ही फोड़ेंगे, जो साला हमसे ना हुआ उसको तो बिल्कुल ना छोड़ेंगे। ठीक है, तो आपसे अगर ये बिल्कुल टॉपिक नहीं हो रहे हैं तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये वाला टॉपिक भाई आप करके मानोगे। ठीक है, अकेले आए हो साहब पर अकेले ही फोड़ेंगे, अकेले आए हो साहब अकेले ही फोड़ेंगे, अगर ये वाला टॉपिक हमसे ना हुआ तो साला इसको तो बिल्कुल ना छोड़ेंगे, इसको तो करके ही मानेंगे। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय। और यार इस तरीके से पढ़ते रहो। हाँ यार, बताने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, ये मेरा डायलॉग।